नमस्कार सबको, मानसरोवर आईएएस की पीवाईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन और हम लोग व्याख्या भी करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दिए गए हैं, दूसरे साइड वह स्थान जिस राज्य में स्थित है। तो कथन 1 कहता है धौली ओडिशा राज्य को दर्शा रहा है, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। तो आइए देखते हैं एक एक कर। धौली ओडिशा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से यहाँ एक स्थित है। तो इस प्रकार धौली जो ओडिशा राज्य में से ये सही है। दूसरा देखते हैं एरागुड्डी जो आंध्र प्रदेश को दर्शा रहा है। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश ने कुर्नूल जिले में गुंटी पाथिकोंडा रोड पर एरागुड्डी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया। तो इस प्रकार कथन 2 भी सही है। अब कथन 3 कहता है जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़ वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जौगढ़ ओडिशा के गंजम जिले में बेरहामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। जौगढ़ ओडिशा का एक अन्य स्थान है जहां अशोक का बृहद शिलालेख मौजूद है। इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए जौगढ़ मध्य प्रदेश जो दिखा रहा है ये कथन गलत है। अब कथन 4 की ओर चलते हैं। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है। इस प्रकार से कालसी जो कर्नाटक को दिखा रहा है ये भी कथन नंबर 4 गलत है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने से सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2। धौली जो ओडिशा और एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे की प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सह अस्तित्व, संवाद और एक दूसरे की निकटवर्ती उपस्थिति को समझा। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम संस्कृत लघु योग विशिष्ट को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने में महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना था। सबसे पहले इन अनुवादों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकृत किया गया, जिसे योग वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है। इसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पूरा किया गया था, जिससे मुस्लिम दरबार के विद्वान निजामुद्दीन पानीपति और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र, बनारसी तो पठान मिश्रा जाजीपुरी शामिल थे। इस प्रकार विकल्प ये सही है, यानी इसका आंसर ए अकबर होगा। अब हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन नंबर बी वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पुनः प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर सी तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ऑप्शन नंबर डी ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था।
तो हम लोग व्याख्या के माध्यम से रामानुज के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इस प्रकार कथन ए सही है, यानी मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। अब आगे की प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कथन नंबर 1, कथन 1 कहता है इसमें सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। कथन नंबर 2, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। कथन नंबर 3, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी आज के मंदिरों की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि क्या इसमें कौन से विकल्प इसमें सही होंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। इस प्रकार कथन 1 सही है। इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी संपत्ति लूट ली, साथ ही मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। कथन 2 सही है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तीसरे कथन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा वैवस्वत मंवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया गया था। 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल को संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। अब कथन नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प में जो दिया गया है एक, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 सही उत्तर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 5। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कथन 1 नेति प्रकरण, कथन 2 परिशिष्ट पर्वन, यहाँ गलती से त हो गया है, ये पर्वन ही होगा, पर्वन। कथन 3 अवदान शतक, कथन 4 त्रिसष्टि लक्षण महापुराण। उपर्युक्त में कौन से जैन ग्रंथ हैं? ऑप्शन नंबर ये 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। तो एक एक करके जो दिए गए कथन हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। कथन नंबर 1 नेति प्रकरण। नेति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के पाली कैनन के खुदाका निकाय में शामिल किया गया था। कथन 2 परिशिष्ट पर्वन की हम लोग बात करेंगे। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है, जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अब हम लोग कथन 3 के अवदान शतक के बारे में बात करेंगे। अवदान शतक 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। नंबर 4 त्रिसष्टि लक्षण महापुराण के बारे में बात करें। त्रिसष्टि लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेन ने राष्ट्रकूट के शासन के दौरान की थी। इस प्रकार जैन ग्रंथ के मामले में देखा है, चौथा सही है, चौथा कथन सही है, दूसरा कथन सही है। अब कहता है इसमें उपयुक्त में कौन सा जैन ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 4
इस कथन में जो दिया गया है वो 2 और 4 है वो जैन ग्रंथ है। कथन नंबर 2 में प्रशिष्ट पर्वन, कथन नंबर 4 में त्रिशक्ति लक्षण महापुराण, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। अब चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न पत्र नंबर 6, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड ऐतिहासिक व्यक्ति दिया गया है, दूसरे साइड किस रूप में जाने गए। तो कथन 1 कहता है आर्यदेव जैन विद्वान, कथन 2 दिगनाग बौद्ध विद्वान, कथन 3 नाथमुनि वैष्णव विद्वान। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए कोई भी युग्म नहीं, ऑप्शन बी केवल 1 युग्म, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 युग्म, ऑप्शन नंबर डी सभी 3 युग्म। तो आइए देखते हैं इसे व्याख्या के माध्यम से। आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे। तो कथन 1 तो ऐसे भी गलत नज़र आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कथन की ओर जाएंगे। दिगनागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे, यानी वो एक बौद्ध विद्वान थे। एक कथन 2 सही है। कथन 3 की ओर हम लोग चलते हैं। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमान नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलयिर दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था। इस प्रकार से कथन 3 भी सही है। अब इसमें कहता है उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो ये कोई भी युग्म नहीं, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 युग्म, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 युग्म, ऑप्शन नंबर डी सभी 3 युग्म। इसमें कितने युग्म सही हैं, 2 युग्म सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 युग्म। अब आगे का प्रश्न पत्र हम लोग हल करेंगे दूसरे दिन। धन्यवाद।